आपने बोर्ड को बताया कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए इस वाले अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका प्लान बी तैयार है क्या? आपको नहीं लगता मानव संसाधन की क्षति हो रही है, लगातार एक ही लक्ष्य पर बढ़ते जाना और उसका परिणाम ना मिलना? विकसित भारत @2047 हम बहुत चर्चा में सुन रहे हैं, इसके बारे में कितना पता है? आप किस शैली में गाती हैं? पैनल को अपना गीत सुनाएंगे आप? हाल ही में सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कारों का वितरण किया गया, आप उनके नाम बता सकती हैं? मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। तो आपके कोई ऐसे गुण बताइए जिससे पैनल को लगे कि नहीं आप सही चॉइस है इस पद के लिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बेटी, थैंक यू सर। पहला प्रयास है रश्मि जी आपका? नहीं सर, तीसरा है। ओके, अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरा नाम रश्मि पांडे है, मैं रीवा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी विद्यालय शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से पूरी की है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से पूरा किया है। सर मेरी हॉबी गायन है, लोकगीत और सुगम संगीत। रीवा की रहने वाली हैं आप। अभी हाल ही में रीवा से एक जिले को पृथक करके बनाया गया है, उसके बारे में बताएंगे? कब बना है और कितनी तहसील है उसमें? सर मऊगंज जिला है और वो 4 मार्च 2023 को बना है और उसमें 3 तहसीलें हैं, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी, और देवतलाव को उसमें शामिल किया जाएगा, अभी नहीं किया गया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से रीवा का क्या महत्व है? सर रीवा बघेल शासकों की राजधानी रहा है। रीवा में कोई पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है, उसके बारे में बता पाएंगे? सर प्राकृतिक दृष्टि से तो कई जलप्रपात पाए जाते हैं रीवा में। उसके अलावा सर रीवा से कुछ दूरी पर, हालांकि वो सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुकुंदपुर टाइगर सफारी भी है रीवा में। और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भी वहाँ महामृत्युंजय का मंदिर है और एक क्षेत्र है कोठी कंपाउंड, वहाँ शिव जी का मंदिर है। साथ ही एक चिरौला मंदिर हनुमान जी का प्रसिद्ध है वहाँ पे। कोई अनुसंधान केंद्र है रीवा में? सर आम अनुसंधान केंद्र है गोविंदगढ़ जिले में। ओके, रीवा में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? सर पोल जनजाति पाई जाती है। कोई विशेषता इनकी बता पाएंगे अगर आप? सर ये कोलेरियन परिवार की हैं और सर अभी याद कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपने अपनी रुचि में लिखा है गायन लोकगीत। लोकगीत के बारे में बताएंगे? मध्य प्रदेश में कितने लोक गायन है और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? सर बघेलखंड की अगर बात की जाए तो वहाँ पे विदेशिया होता है और बिरहा होता है। अगर मालवा की बात की जाए तो सर यहाँ पे संजा गीत होता है। निमाड़ में कलगीत उर्रा होता है और सर अभी नहीं याद कर पा रही। आप किस शैली में गाती हैं? सर जो मतलब हमारे यहाँ रीवा में उनका नाम है सोहर, और या फिर जैसे विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं वो गीत। पैनल को अपना गीत सुनाएंगे आप? जी सर। गाइए। सर लोकगीत सुना दें? जी। सर ये जन्मोत्सव के समय गाया जाता है, सोहर कहते हैं इसे। धन धन नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ, धन राजा दशरथ हो। अब धन्य कौशल्या तोहरे भाग, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जहाँ जन्मे हो। जौने दिन रामा जन्म भाई, धरती आनंद भाई, धरती आनंद भाई हो। अब घर घर बजत बधैया, गाँव रे सखी सोहर, गाँव रे सखी सोहर हो। ठीक है, थैंक यू सर। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया जो आपने गाया। मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और इस हिसाब से आप गा रहे थे तो वो लग रहा था कि ठीक ठाक है। चलिए, आपने जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से आपकी जो है मैंने ग्रेजुएशन देखा है, तो उस पर कुछ प्रश्न होते हैं आपके। सबसे पहला है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या होता है? सर अकाउंटिंग जो भी व्यवसाय में जो भी वित्तीय व्यवहार होते हैं, जैसे लेन देन है, उनका लेखा जोखा किया जाता है एक पुस्तक में। और ऑडिटिंग में सर लास्ट में समीक्षा की जाती है कि जो भी व्यवहार हो, मतलब वित्तीय व्यवहार हुए हैं
वो विधि अनुसार हुए हैं या उनमें किसी भी प्रकार का कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये सब जांच की जाती है। अच्छा, ठीक। जीडीपी वर्सेस जीएनपी में डिफरेंस क्या होता है? सर जीडीपी किसी भी देश के एक भौगोलिक घरेलू सीमा के अंदर जो उत्पादन किया जाता है उसमें समस्त वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी है। और जो जीएनपी होता है वो देश के सामान्य नागरिकों द्वारा या तो वो देश की सीमा के अंदर भी हो सकता है और देश की सीमा के बाहर भी हो सकता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है सर। ठीक है। और विकसित भारत @2047 हम बहुत चर्चा में सुन रहे हैं, इसके बारे में कितना पता है? सर 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है जो उसमें सर हम सभी सेक्टर्स में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, साथ ही महिला सशक्तिकरण है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं हैं वो सभी तक पहुँचे, वित्तीय समावेशन सभी तक पहुँच पाए। सर मुझे अभी इतनी जानकारी है। ठीक है। आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास से कैसे डिफरेंट है? सर आर्थिक समृद्धि में ये देखा जाता है कि किसी भी देश में परिमाणात्मक परिवर्तन कितना हो रहा है, मतलब क्वांटिटी में उसको माप सकते हैं, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है या जीडीपी कितनी बढ़ रही है। और आर्थिक विकास में ये देखा जाता है कि परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी कितनी वृद्धि हुई है, जैसे शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। रश्मि जी, आपने बोर्ड को बताया कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट है जी। अगर मान लीजिए इस वाले अटेम्प्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपका प्लान बी तैयार है क्या? मैम मैंने कोई प्लान भी नहीं सोचा है, इसके बाद के भी मैंने एग्जाम दिए हैं, 2022 का भी मेंस है मेरा, 2023 का। कब तक एग्जाम देंगे आप? मैम मेरा ये लक्ष्य है और जब तक मेरा नहीं होगा मैं तब तक भी। ठीक है। आप अपनी तैयारी के साथ, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ कुछ और कौशल ले रही हैं, कुछ और स्किल डेवलपमेंट कर रही हैं क्या? और तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं हाँ मुझे गाना पसंद है पर मैंने अभी इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, बस मैं अपने स्तर पे ही थोड़ा। आपको नहीं लगता मानव संसाधन की क्षति हो रही है, लगातार एक ही लक्ष्य पर बढ़ते जाना और उसका परिणाम ना मिलना? मैम परिणाम तो मुझे मिल रहा है, जैसे मैं 2019 में भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुई थी, लेकिन माननीय न्यायाधीश का जो निर्णय आया था न्यायालय से उसमें 31 गर्ल्स में रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो गई थी। 2020 में भी मेरा 13% में अभी रिजल्ट है और 2023 में अभी मैं साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस सेक्टर में कर रही हूँ उस सेक्टर में मुझे परिणाम धीरे धीरे मिल रहे हैं और मेरा ये मानना है कि मुझे बहुत जल्दी ही एक सुखद परिणाम मिलेगा। क्या कमी है आपको? अपने अंदर कुछ कमियां दिखी होंगी इतने लंबे सफर के दौरान, क्या कमी है और आपने उन कमियों को दूर कैसे किया है तैयारी के दौरान? जी। तैयारी में तो मुझे अपने स्तर पे कोई ऐसी कमी नहीं समझ में आई, थोड़ा हाँ मुझे फैक्ट भूल जाते हैं ये मुझे लगा, बाकी उसके अलावा तैयारी में मैम मैंने अपना पूरा 100% दिया है। ठीक है। आपके अपने हॉबी बताइए, लोकगीत और सुगम संगीत। मुझे सबसे पहले डिफरेंशिएट बता दीजिए, लोकगीत क्या होता है और सुगम संगीत क्या होता है? मैम सुगम संगीत का ही एक भाग है लोकगीत, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सुगम संगीत जो होता है उसमें स्पेशली जो ध्यान दिया जाता है वो भावों को प्रदर्शित करने में दिया जाता है साधारण शब्दों के माध्यम से। और जो लोकगीत होते हैं उसमें जो भी स्थानीय भाषा होती है, जैसे बघेली लोकगीत है तो बघेलखंड का तो बघेली भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ की जो भी स्थानीय संस्कृति है, जैसे विवाह हो रहा है, जन्म उत्सव है, तो उनको प्रदर्शित किया जाता है उसके माध्यम से। तो फिर आपको पता होगा कि भारत की कुछ प्रमुख लोक गायिकाओं के नाम जो कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कमा रही हैं। एक तो मैं मतलब बघेलखंड में ही है कल्याणी मिश्रा जी, और एक यूपी की है मैथिली नाम है उनका, मैथिली ठाकुर। हाँ मैथिली ठाकुर मैम, मुझे इतनी जानकारी है। ठीक है। हाल ही में सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कारों का वितरण किया गया, उसमें भी देखा गया कि मध्य प्रदेश के लोक कलाकारों को आगे रखा गया है। आप उनके नाम बता सकती हैं? मैम मैं अभी याद नहीं कर पा रही। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि आप रीवा जिले से संबंध रखती है और रीवा जिले में नए जिले का गठन हुआ है जी। आप मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी विशेषताएं या फिर ऐसे कौन से बिंदु होते हैं जब आवश्यकता पड़ती है नए जिलों के गठन की? मैम एक तो मऊगंज जिले की मांग पिछले 15 वर्षों से चल भी रही थी, और कारण क्या थे? जी, तो उसमें मेन प्रशासनिक स्तर पे मांग बढ़ रही थी, क्योंकि जैसे जिला मुख्यालय जो रीवा का है वो मऊगंज जिले से दूर है,
तो जैसे अगर अचानक से कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है प्रशासनिक व्यवस्था की, तो वो एक मांग थी। दूसरा, मैं भी गई हूँ, भगवती जलप्रपात है वहाँ पे, तो मैंने भी देखा है कि मैडम वहाँ पे जो विकास है, जिस स्तर पर रीवा जिले में विकास हुआ है, उस स्तर पर मऊगन जिले में भी विकास नहीं हो पाया है। तो भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए भी वहाँ पे मांग उठ रही थी। ये दो कारण मुझे। क्या प्रक्रिया होती है नए जिलों के गठन करने की? सॉरी मैम, मुझे जानकारी ठीक है, मुझे राज्यों के गठन की प्रक्रिया बता दीजिए। मैम मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही। ठीक है, आप आपकी जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है वो कॉमर्स में हुई है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी उद्योग की स्थापना करने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने जरूरी है? सबसे पहले तो अगर किसी उद्योग की स्थापना करनी है तो एक प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए कि हमें कितना हमें उद्योग मतलब स्थापित करने में कितना खर्चा आएगा, कितना इंफ्रा चाहिए। तो पहले तो नियोजन होना चाहिए। उसके बाद जिस जगह पे उद्योग लगाना है उस जगह के बारे में, और वहाँ पे क्या मतलब किस चीज़ का मुझे उद्योग लगाना है वो, और उसके अलावा मुझे वहाँ क्या क्या उपलब्धता हो जाएगी, जैसे कि अवसंरचना के रूप में मुझे विद्युतीकरण वहाँ प्राप्त हो जाएगा, या श्रम मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मुझे लागत कितनी आएगी, और लास्ट में मेरे पास खुद के पास भी कितनी पूंजी है लगाने के लिए, या मैं फिर पार्टनरशिप के माध्यम से अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और लग जाएगा उद्योग? परमिशन भी लेनी पड़ेगी मैडम प्रशासन से, जितना मुझे पता है। ठीक है, मुझे बताइए कि महिलाओं का समाज में सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? मध्य प्रदेश सरकार जी। द्वारा जी शिक्षा के क्षेत्र में गांव की बेटी योजना चलाई जा रही है, और प्रतिभा किरण योजना चलाई जा रही है। साथ ही एक कस्तूरबा गांधी योजना भी चलाई जा रही है। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है, जननी सुरक्षा योजना चलाई जा रही है, और लाडो अभियान भी चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी चलाया जा रहा है। और अगर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो स्व सहायता समूह को भी बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे यहाँ। साथ ही कौशल्या उन्नयन योजना चलाई जा रही है, इसमें महिलाओं को का स्किल डेवलप किया जाएगा। और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना भी चलाई गई है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो सके। एक महिला अधिकारी के रूप में मैं आपको एक केस देती हूँ, आप मुझे स्थिति को समझकर उत्तर दीजिए। मान लीजिए आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो जाता है, नए नव नियुक्ति के बाद आपको जानने को मिलता है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, और उसी स्थिति में आपके जिले ने मांग की है कि इस संबंधित दंगे को जल्दी से जल्द शांत कराया जाए। ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थितियों को एज अ महिला आप कैसे सुलझाएंगी? मैडम जैसे कि दंगा मतलब प्रशासनिक स्तर पे और पारिवारिक स्तर पर दोनों पे ही मेरा दायित्व बनता है। तो क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे मेरे सबऑर्डिनेट भी होंगे और पुलिस प्रशासन भी होगा, उनसे कांटेक्ट करके मैं पहले बात करके कर सकती हूँ कि अगर बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो मैं उनसे बात करके ये कर सकती हूँ कि आप परिस्थिति को कुछ देर तक के लिए संभाल लीजिए, मैं थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। साथ ही अगर फिर भी ऐसी परिस्थिति बनती है कि मुझे अर्जेंट ही जाना है, तो क्योंकि घर में मेरे पति भी होंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि आप अगर बेटे को ले जा सकते हैं अभी अस्पताल, तो मैं कुछ देर में यहाँ पहुँच जाऊँगी। तो मैं इस तरह उस समस्या को हैंडल करूँगी। ठीक है सर। रश्मि, अपने नाम के अर्थ को बताते हुए 2-3 पर्यायवाची जरूर बताइए। सर मैं अपने नाम का अर्थ दो संदर्भ में लेती हूँ। एक तो शाब्दिक अर्थ है सूरज की किरण, उसका पर्यायवाची है चांदनी और मारीची। और एक व्यवहारिक अर्थ में लेती हूँ सर, क्योंकि ये सकारात्मकता का प्रतीक है, और सर मेरा भी मानना है कि मेरे नाम के अनुसार मैं भी एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ। तो आपके कोई ऐसे गुण बताइए जिससे पैनल को लगे कि नहीं आप सही चॉइस है इस पद के लिए। सर गुण, सर पहले तो जो भी आवश्यक परीक्षा थी वो मैं पास करके आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और दूसरा अगर गुण की बात की जाए तो सर मुझे लगता है कि पहला गुण मेरे अंदर धैर्य है, और छात्र जीवन में मैंने ये अपने अंदर अनुभव भी किया है, क्योंकि मैं लगातार एक परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ जिसमें मुझे सफलताएं असफलताएं दोनों का सामना करना पड़ा है। दूसरी चीज़ सर मुझे लगता है मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इसका उदाहरण भी मैंने अपने छात्र जीवन से ही देखा है। और तीसरा सर मुझे ऐसा लगता है संवेदनशील हूँ मैं, और प्रशासन में संवेदनशीलता की बहुत आवश्यकता है। और सर अभी मैं
आपने अपने गुण में संवेदनशीलता के बारे में बताया, ऐसा नहीं लगता कि संवेदनशील ज़्यादा होना कहीं ना कहीं प्रशासनिक डिसीजन मेकिंग में एक बाधा के रूप में भी आ सकता है? सर, किसी भी चीज़ की अति तो हर जगह ही नुकसानदायक है, पर संवेदनशीलता का अभाव प्रशासन के लक्ष्य को प्रशासन का जो लक्ष्य है, अगर संवेदनशीलता का अभाव होगा तो उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। हाँ, अति नहीं होनी चाहिए, और मुझे लगता है सर मैं अति संवेदनशील नहीं हूँ, मैं संवेदनशील हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, डन। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। इसके पहले आपने कौन कौन से बोर्ड में दिया इंटरव्यू? अभी मैंने 2 जगह दिया है। नहीं, आयोग में किस किस बोर्ड पे दिया है आपने? राजेश लाल मेहरा जी के बोर्ड में। मेहरा जी के बोर्ड में। और एक ही इंटरव्यू दिया? हाँ, 20 का दिया है, 19 आपने थर्ड अटेम्प्ट बोला था ना? 19 में तो मैं बाहर हो गई थी सर। अच्छा, ओके, नहीं, हम लोग इंटरव्यू का ही पूछ रहे थे कि इंटरव्यू में आपका कौन सा इंटरव्यू में तो दूसरा है सर। ओके, देखो, मुझे ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे वो वाला उत्तर बहुत अच्छा लगा जब आपने महिलाओं की योजनाओं के बारे में बताया, जो व्यवस्थित तरीके से आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था आपका, लग रहा था कि मेंस का उत्तर है, इस प्रकार से लिखना चाहिए, उस प्रकार से आपने बोला। आई कांटेक्ट अच्छा था, लेकिन जब आप गायन कर रही थी तब भी आई कांटेक्ट होता तो और अच्छा लगता जी। आपकी आंखें ऊपर थी, वो थोड़ा सा आई कांटेक्ट बढ़ जाता तो बड़ा अच्छा लगता वो, है ना। बैठने की पोजीशन बहुत अच्छी थी, साड़ी ये नहीं रहेगी, दूसरी हो जाएगी। हाँ, दूसरी होगी, है ना। और बाकी तो साड़ी भी पहनवा लेना किसी से, हाँ, तो वो एक व्यवस्थित जैसा वेशभूषा होती है वैसी वेशभूषा बन जाएगी। बाकी कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन, और बीच में जो आपने उत्तर देते देते स्माइल की है, वो एक बहुत सकारात्मक माहौल बना रही थी कि हाँ, विश्वास है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी है। वो वाले क्वेश्चन को दोनों, एक केस स्टडी को भी बहुत अच्छा डील कर लिया आपने, और फर्स्टली आपने वो वाले क्वेश्चन को भी डील कर लिया जब मैंने आपसे पूछा कि आगे का क्या, है ना। तो एक अच्छा डीलिंग था उसमें, और एक कॉन्फिडेंस झलक रहा था। मैं उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि कॉन्फिडेंस आप में था। मैं चाह रही थी वो पूछूं, पर वो जम गया वहाँ पे उत्तर कि हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल था। सुधार के लिए थोड़ा सा अपने जो सुगम संगीत और लोक संगीत, पहले आपने बोला कि दोनों एक ही है या फिर उसकी एक शाखा है, फिर आपने एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे ये बताया कि लोक संगीत क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा बताया जाता है। जैसे मैंने पढ़ा था तो उसमें 2 प्रकार के संगीत बताए थे, हाँ, शास्त्रीय और सुगम। हाँ, तो मैडम, सुगम के अंदर ही भजन, गजल और ये लोकगीत और फिल्मी जो गीत है, चित्रपट गीत है, हाँ, वो चारों डले हुए थे। तो वो उसके प्रकार है, पर मैंने उस दोनों के अंतर पूछे थे मुझे, दोनों के अंतर पूछे तो मैं थे ये नहीं बोलूँ कि मतलब एक है, अगर जैसे अंतर की हाँ, बात। फर्स्ट लाइन आप एक बोल रहे हो, फिर सेकंड लाइन, फिर अपन डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे? सुगम संगीत तो क्षेत्रीय स्तर पर नहीं गाया जाता है, नहीं। लेकिन लोकगीत की ये विशेषता है कि वो क्षेत्रीय स्तर पर गाया जाता है। और दूसरा बात कि मध्य प्रदेश में भी लोक गायिकाओं की कमी नहीं है जी, और वो मेरे को है ना, और भारत में भी लोक गायिकाओं की कमी नहीं है जी। मैं लिख लूंगी तो वो उसको, ये तो आपका है ही, हॉबी है, तो गाने में तो आपने नंबर निकाल लिए अपने। जब उसके क्षेत्र में थोड़ा सा और रिसर्च कर लिया जाए, और पद्मश्री पुरस्कार चारों के चार में से 3 व्यक्ति लोक क्षेत्र में ही है जी, मैं फोक कल्चर में ही है, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। मैं लिख लूंगी करंट आज। अफेयर्स का ही है तो उसमें ऐड हो जाएगा, तो हॉबी पे काम कर सकते हैं। रश्मि जी, पहली चीज़ तो ये कि आपने जो रुचि लिखी थी उसमें आप बिल्कुल खरी उतरी हैं। थैंक यू सर। कई बार ऐसा होता है, गायन लिख दिया जाता है, पर जब बोला जाता है कि आप कोई सुनाइए कुछ गीत, तो उसमें ना तो वॉइस इतनी अच्छी है, आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करा है। आपने आपसे संबंधित जो हमने पूछे थे, आपने अपने आप को डिफाइन भी अच्छे से करा। आपने अपनी जो नाम की परिभाषा दी वो भी बहुत अच्छे से परिभाषित की। कुछ हल्का सा अगर कुछ नेगेटिव देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है निकालना, पर हाँ, यही है 2 जो मैम ने बात बताई वो तो सही है जी। हल्की सी वॉइस जो है आपकी थोड़ी सी कम लगी, बाकी तो ऑल गुड। मतलब बड़ा मुश्किल है कुछ आपके और नेगेटिव निकालना। अब तक जितना भी हमने आपका देखा सब बढ़िया था। हमारी डिपेंड तरफ से करता तो आपका मेंस पे। हाँ, मतलब अगर ऐसे कंसिडर करें तो यू आर पास्ट। नहीं, यहाँ पर तो बढ़िया रहा। और दूसरा क्या है कि 1-2 जगह बस थोड़ा जैसे कंटेंट वाइज देखने की कोशिश करें, क्योंकि विकसित भारत जैसे मुद्दे जो हैं तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वो आएंगे तुम्हारे, तो इस पर थोड़ा सा काम कर लो, क्योंकि वहाँ पर तुम बाकी जो 3 पॉइंट्स पूछे थे मैंने, उस पर ऑलरेडी तुमने 100% दिया था। एक और क्वेश्चन आया था मैम की तरफ से उद्योग की स्थापना संबंध, वहाँ से तुम्हारा लैक आया थोड़ा सा, तो वो इन प्रश्नों पे थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी ये ग्रेजुएशन वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर अपने को कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा कैसे भी करके, तो वहाँ पर गेन थोड़ा सा नॉलेज और कर लो। ऑलराइट, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्माइल करते रहना वो अच्छी चीज़ है। आपको कोई कंफ्यूजन है?
कोई डाउट्स है? नहीं, मुझे ये 2 का ही था, बाकी तो सर जैसा ग्रेजुएशन का कह रहे हैं तो वो अभी मैं कर रही हूँ तैयार, अभी मुझे खुद लग रहा है क्योंकि मुझे ये उससे कमी पॉइंट है। ऐड ऑन होंगे एक आत्मनिर्भर भारत वाले, ये पक्का आएंगे यदि इन दैट केस वो हो रहा, तो ये मुझे लग रहा है तुम्हारे सामने बिल्कुल आने वाले हैं। हाँ। इस पे अपने मुझे आप को 3 ही ready चीज़ों कर। में डाउट था, एक आई कांटेक्ट और एक भाव चेहरे के, और उसके अलावा तीसरा कॉन्फिडेंस। तो मेरा गड़बड़ नहीं हो रहा है तीनों से क्योंकि- ठीक है कोई बस। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी इससे पहले जो मॉक हुआ था ना, हाँ। तो वो कहीं से देख के आए थे, तो उनको किसी ने कह दिया कि जब आप कोई प्रश्न पूछे तो उन्हीं को देखना है। अच्छा। हाँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे मैम ने क्वेश्चन पूछा तो ज्यादातर ध्यान मैम हाँ। की तरफ रहेगा, पर आपको बाकी जो बोर्ड के मेंबर हैं उनकी हाँ। तरफ आपको एक लुक देना ही पड़ेगा। हाँ। इससे क्या है, एक इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। हमने इससे पहले जो इंटरव्यू लिया था वो मैम को भी यही समझाओ, जस्ट वो इंटरव्यू दे के आए थे और उनको किसी ने कहा कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछे उन्हीं की तरफ देखना है। तो ये आप भी थोड़ी सी समझ रखें कि जब पैनल में ज़्यादा लोग हैं तो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आप हमारी तरफ भी दें। आज सही था आपका, कोई घबराहट नहीं दिखी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो रोक सकता है वो आपका मेंस है, इसके अलावा इंटरव्यू 140 प्लस कोई दिक्कत थम्स अप हमारी पूरे पैनल की तरफ से। थैंक यू सर।